Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. But am I audible? Yes, sir. Okay, let's start. Uh, Chapter number one, Frankfurt Business Accounting. Chapter number one, question number 1.13. मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। You are asked to draw a balance sheet as on 7th May 2008 after the above transaction have been completed. J. Brown has the following item in a balance sheet. सबसे पहले जो कंपनी का नाम है वो है जी ब्राउन, और जब हमने कंप्लीट करनी बैलेंस शीट 7 मई, यहाँ पे हम लिख देंगे कंपनी का नाम जी ब्राउन, और हमें जो बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 7 मई 2017 है, शायद 2018। अब हमें कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। हमें कैपिटल दिया हुआ है 18400, कैडेटर 2100, फिक्सचर 2800, कार, स्टॉक ऑफ गुड्स, डेटर, कैश एंड बैलेंस एंड कैश इन हैंड। हम वन बाय वन इन तमाम वैल्यूज को लिख देते हैं। कैपिटल 18400, आप सिंपल अगर पॉइंट आउट करना, अगर मुझसे लिखने में मिस्टेक हो, क्वेश्चन तो ऐसे लेंदी है। कैपिटल 18400। नेक्स्ट, नेक्स्ट वैल्यू है कैडिटर 2100, फिक्सचर 2800। कैडिटर 2100, फिक्सचर 2800। जिन वैल्यू हमें पास दी हुई है, कार 3900, स्टॉक गुड 34550। पॉइंट आउट कीजिएगा अगर कहीं मैं वैल्यू लिखने में मिस्टेक कर दूं। डेटर 2780, 780, डेटर 2780, कैश इन हैंड 220, इन कैश इन बैंक 6250। बैंक 6250। हमने सिंपल जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था उसमें हमने वैल्यूज को कॉपी कर दिया। साथ साथ देखते रहें, अगर कोई मिस्टेक हो मुझे बताइए। अब हमने अपने जो डबल एंट्री है, डेबिट एंड क्रेडिट, उस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ मई शी बॉट एक्स्ट्रा स्टॉक फॉर गुड 400 ऑन क्रेडिट। उनके पास पहले से स्टॉक कितना रखा हुआ है? पहले से स्टॉक की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में रीड करें, लाइन नंबर 2 में लिखा हुआ है ऑलरेडी उनके पास स्टॉक ऑफ गुड्स रखा हुआ है। क्या वैल्यू है बेटा, बताइए। आप दो ही हैं तो काइंडली पार्टिसिपेट कर दें। स्टॉक ऑफ गुड की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4550। 4550। और उन्होंने फर्दर कितना परचेज किया है? शी बॉट एक्स्ट्रा स्टॉक, फर्दर कितना परचेज किया है? 400। 400। ठीक है, तो अब आप बताइए स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो स्टॉक इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। उनके पास ऑलरेडी था 4550, एंड उन्होंने, मैंने स्टॉक ऑफ गुड की वैल्यू भी शायद मिस्टेक की है, 4550 है।
मैंने यहाँ पे 4550 नहीं लिखी थी। और उन्होंने फर्दर कितना परचेज किया है? 400। अब स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब मैंने दो कॉलम बनाए, इंक्रीज, डिक्रीज, उसके बाद फिर बैलेंस एंड नेचर। सबसे तो उन्होंने 400 का परचेज किया, मैंने स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो आपके पास टोटल अब स्टॉक कितना हो गया? पहले 4550 था, अब 400 की वैल्यू इंक्रीज हुई, आपके पास स्टॉक हो गया है 4950। अब नेचर में आप बताइए आपके पास स्टॉक क्या है? फिक्स एसेट है, करंट एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? करंट एसेट। करंट एसेट। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया करंट एसेट। अब नेक्स्ट आपके पास है, शी बोर्ड एक्स्ट्रा स्टॉक 400 ऑन क्रेडिट। 400 का स्टॉक ऑन क्रेडिट उधार पे खरीदा है। तो उधार मीन लायबिलिटी, अकाउंट पेबल, क्रेडिटर। पहले से आपके पास क्रेडिटर, पहले से आपने उधार लिया हुआ था 2100 का। अब फर्दर आपने 400 का उधार पे सामान लिया है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। पहले से आपकी लायबिलिटी 20 100 थी, मीन 28, सॉरी 2100 का आपने सामान लिया था लोन पे। अब आपने 400 का लिया है, तो आपकी लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 2500। गुड। 400 इंक्रीज हुआ, ये आपके पास हो गया 2500। एंड इसकी नेचर क्या होगी? जी सर। इसकी नेचर क्या होगी? सर लाइबिलिटी। लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, आपके पास ऑलरेडी हमने देखा था हर चीज के दो इम्पैक्ट होते हैं। डबल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। आपने स्टॉक खरीदा, आपके पास ऑलरेडी 4500 का स्टॉक था, आपने 400 का स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक इंक्रीज हुआ, आपने स्टॉक को प्लस किया। आपके पास लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि आपने स्टॉक उधार पे लिया था। तो इस ट्रांजैक्शन का दोनों अकाउंट पे, स्टॉक ऑफ गुड एंड क्रेडिटर पे इम्पैक्ट आया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें। वन ऑफ द डेटर पेड हर 920 बाय चेक। डेटर पहले हमारे पास ऑलरेडी कितना है? डेटर हमारे पास है 2780। मीन डेटर मीन अकाउंट रिसीवेबल, हमें 2780 मिलना थे। उनमें से एक डेटर ने हमें 920 दे दिया बाय चेक। अब बाय चेक दिया है, हमने चेक को देखा था। चेक जब तक हमारे पास हो और हम उस चेक को अगर डिपॉजिट ना करें तो वो क्या कहलाता है? कैश। अगर चेक हमारे पास रखा हुआ हो और उसको हमने अगर डिपॉजिट ना किया हो बैंक में, तो उसको हम क्या सपोज करते हैं? सर कैश। गुड। तो हमारे पास कैश 920 इंक्रीज हुआ, पहले से कितना था? 220, एंड 920 इंक्रीज हुआ। तो आपके पास अब कैश के जो बैलेंस आ गया है 220 प्लस 920। और ये आपके पास क्या है? करंट एसेट। अब आप इसको देखें, आपके पास डेटर की वैल्यू कितनी थी? डेटर की वैल्यू थी 2780। अब एक डेटर ने आपको 920 रुपीज वापसी कर दी है। तो आप बताइए डेटर की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। तो 2780 है, उसमें से 920 डिक्रीज होने जाना चाहिए। तो डेटर हमारे पास 2780 है, मैं डिक्रीज में लिखूंगा 920। तो अब मेरे पास डेटर हो जाएगा 2780 मिलने थे, उन्होंने 920 दे दिए। तो अब हमें डेटर से मिलने हैं 1860। और ये आपके पास कौन क्या है? एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल है? सर करंट एसेट। करंट एसेट है। गुड। अब इस ट्रांजैक्शन के भी दो इम्पैक्ट हुए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, शी बोर्ड अ कंप्यूटर बाय चेक 850। पहले से हमारे पास क्या कंप्यूटर रखा हुआ है? क्या हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर था? पिक्चर है, कार है, स्टॉक ऑफ गुड्स है, क्या कंप्यूटर हमारे पास ऑलरेडी था या हमने फर्स्ट टाइम लिया है? देखिए क्वेश्चन के अंदर, कि कंप्यूटर था हमारे पास ऑलरेडी। कैपिटल है, कैडिटर है, फिक्सचर है, कार है, स्टॉक ऑफ गुड्स है,
डेटर है, बैंक एंड कैश। क्या कंप्यूटर ऑलरेडी रखा हुआ था या हमने फर्स्ट टाइम परचेज किया है? बेटर सिंपल आप बताइए। तो ये स्टॉक ऑफ गुड्स में नहीं आएगा? नहीं, स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास होती है इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कंप्यूटर हमारे पास फिक्स एसेट है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दो होती हैं, जो हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो सेल पर्पस के लिए। क्योंकि हमने जो कंप्यूटर लिया है इसको हम 2 साल, 3 साल, 5 साल तक यूज करेंगे, तो ये कंप्यूटर हमारा क्या होगा? फिक्स एसेट। कंप्यूटर हमने फर्स्ट टाइम लिया है, इसके पास एंट्री नहीं है, हम कंप्यूटर की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर क्या वैल्यू है? पहले तो 0 था, अब 850 कर लिया है। 850 है, इसको मैं दोबारा चेक कर लूँ। और कंप्यूटर आपके पास कौन सा एसेट होगा? नॉन करंट फिक्स एसेट। करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। वैल्यू में चेक जी, कंप्यूटर 850, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब कंप्यूटर लिया, जो मैंने पेमेंट की है वो 850 थ्रू चेक की है। अब रूल क्या है? जब मुझे चेक रिसीव होगा, वो चेक जब तक बैंक में सबमिट नहीं होगा उसको हम कैश कंसिडर करेंगे। लेकिन मैं किसी को अगर चेक दूंगा तो वो डायरेक्ट बैंक कंसिडर किया जाएगा। तो मेरे पास बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं? बैंक में रखे हुए 6250। मैंने कंप्यूटर लिया और 850 रुपीज का कंप्यूटर परचेज किया, और पेमेंट मैंने थ्रू चेक दी है। तो मेरे पास बैंक में अमाउंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, गुड। तो अब बैंक की वैल्यू जाएगी -850, और ये कंप्यूटर क्या है हमारे पास? सॉरी, ये बैंक क्या है हमारे पास? करंट एसेट। क्वेश्चन में फर्दर कोई रिक्वायरमेंट है? फर्दर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं, यही चीजें थी। तो जिनमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ वैसे ही आ जाएंगे। जैसे फिक्सचर है, उसकी वैल्यू 2800 ही रहेगी। कार की वैल्यू मैंने नहीं लिखी क्वेश्चन के अंदर। कार की वैल्यू है 3900। 3900। तो अब इन दोनों को भी बता दें, फिक्सचर क्या होगा? एसेट लायबिलिटी कैपिटल। फिक्सचर क्या होगा हमारे पास? सर आप क्या सवाल कर रहे हैं? फिक्सचर मीन वो फर्नीचर। कुछ एसेट है, एसेट एसेट। फिक्स एसेट वो फर्नीचर जो दीवारों पे फिक्स होता है। और कार क्या होगी हमारे पास? ये भी एसेट। ये भी फिक्स एसेट। आपके पास हो जाएगा फिक्स एसेट। अब हमने जो रिक्वायरमेंट है, हमने बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। ये वैल्यूज हमारे पास दी हुई है, हमने सिंपल बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं आया, कैपिटल अपनी जगह आ जाएगा। तो हम वन बाय वन मुझे में से बताइए, करंट एसेट कौन कौन से लिखेंगे बैलेंस शीट में, और सबसे पहले किसको लिखने चाहिए? हमारे पास करंट एसेट है। मैं आपको सिर्फ आपकी आसानी के लिए इनको कलर कर देता हूँ। जो करंट एसेट में बाकी चार दी हैं, स्टॉक ऑफ गुड भी है। ये हमारे पास हो गए करंट एसेट्स। तो इनको हम वन बाय वन लिखते हैं। पहले बताइए, सबसे पहले किसको लिखें? स्टॉक ऑफ गुड। कैश, लिक्विडिटी के हिसाब से पहले कैश को लिखेंगे, देन बैंक को लिखेंगे, देन डेटर को लिखेंगे, इसका सीक्वेंस होता है, देन लास्ट में स्टॉक ऑफ गुड्स। इनकी वैल्यूज यहाँ से देखते हैं। कैश की वैल्यू है 1140, बैंक की वैल्यू है 5400, डेटर की वैल्यू हमारे पास है 1860, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स की वैल्यू है 4950। ये हमारे पास करंट एसेट्स आ गए। इनको हम टोटल कर देते हैं। सम ब्रैकेट ऑन, ये हमारे पास करंट एसेट आ गए। हम फिक्स एसेट देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास कितने हैं। फिक्स एसेट वो होते हैं जो 1 साल यूज होते हैं, 1 साल से ज्यादा यूज होते हैं। फिक्स एसेट की डेफिनेशन क्या है?
मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, तो हमारे पास फिक्स एसेट है, फिक्सचर है जो मोर देन 1 ईयर होगा, कार है एंड कंप्यूटर है। अब आपके पास हेडिंग आ जाएगी फिक्स एसेट, फिक्सचर, कार एंड कंप्यूटर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फिक्सचर की वैल्यू है 2800, कार की वैल्यू है 3900 एंड कंप्यूटर की वैल्यू है 850। तो टोटल कर दें। टोटल हमारे पास आ गया है करंट एसेट 1350 एंड फिक्स एसेट 7550, और बस ये आगे टोटल एसेट। अब इस साइड पे आते हैं, हमारे पास लाइबिलिटी आएगी। लाइबिलिटी बताइए, अब दो ही चीजें बची हैं, एक लाइबिलिटी है एंड एक कैपिटल है। तो लाइबिलिटी आ गई। लाइबिलिटी में क्रेडिटर, और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमारे पास है 2500। देन आपके पास कैपिटल है, एंड कैपिटल की वैल्यू है 18400। देखेंगे बैलेंस होता है कि नहीं होता। क्रेडिटर प्लस कैपिटल सुपर बैलेंस होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में जो सबसे इशू होता है ना, तो अगर आपको बैलेंस नहीं आता तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। फिर आप अपनी मिस्टेक देखें कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई। अब आप मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, जो चीज़ समझ में ना आई, और ये क्वेश्चन आपने सॉल्व भी करना है, फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी बताइए, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँ। एनी इशू? जी बेटा बताइए प्लीज। सर ओके है, समझ आ गई है। आगे, तो अब हम 1.14 कर लेते हैं। 1.14 ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा क्योंकि तमाम चीज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस हमें वैल्यूज चेंज करनी होंगी। आपके पास एक बुक है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग। जी सर वो है। अरे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माउस काम नहीं कर। 1.14, जो है held as the following asset and liability as on December 30, 2009। सबसे पहले आपको नेम ऑफ कंपनी चाहिए, नेम ऑफ कंपनी आ गया JL, और आपको जो बैलेंस शीट बनानी है वो कब बनानी है, 7 दिसंबर 20x9। JL 7 दिसंबर 20x9। अब हम अकाउंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कैडेटर 2800, इक्विपमेंट 6200। कैडेटर 2800, 800 में वैल्यू रॉन्ग लिखूं मुझे काइंडली बताइएगा। कैडेटर 2800, इक्विपमेंट 6200, गलत लिखिए मैंने। देन आपके पास है कार्ड 7300, स्टॉक ऑफ गुड 8100। कार्ड 73, स्टॉक ऑफ गुड।
ऑर्डर कोड 8100। ये हुआ है डेटर्स, और डेटर्स की वैल्यू है 4050। 4050 ये हुआ है। यहाँ से वैल्यूज आप मुझे बताइए, कैश की वैल्यू क्या है एंड बैंक की वैल्यू क्या है। बैंक में कितना आएगा और आपके हाथों में जो पैसे हैं वो कितने आएंगे, बताइए। चेक क्वेश्चन रीड करें, बैंक में कितना वैल्यू, बैंक में क्या वैल्यू आएगी। 9100। 9100। बैंक में 9100 एंड कैश में 195। 195। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। सॉरी, बेटा सिंपल क्या कहा आपने। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये तो बहुत ही इजी है। आपका जो क्वेश्चन आएगा उसमें वैल्यूज आपको ज्यादा दी होंगी। ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा और उस वक्त आपने इसको सॉल्व करना होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। बैलेंस शीट में आपने बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि बैलेंस शीट मोस्टली मोस्टली रिपीट होगा। बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो मोस्टली आता ही है। अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, Hill bought extra equipment on credit for 110। पहले से आपके पास इक्विपमेंट कितना रखा हुआ है, पहले से इक्विपमेंट कितना है। 6200। हाँ नहीं नहीं, इक्विपमेंट 6200। और आपने परचेज कितना किया है, परचेज आपने देखें कितना किया है, वन वन डबल डबल जीरो वन। 110। तो आपके पहले से इक्विपमेंट रखा हुआ है 6200 का। आपने 110 का इक्विपमेंट परचेज किया है, तो इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इंक्रीज हुआ इंक्रीज है। हुआ। गुड। तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 6200 प्लस 110 का आपका इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ। और इक्विपमेंट आपके पास होता है फिक्स एसेट। अब आपने जो इक्विपमेंट लिया है 110 का, वो आपने लोन पे लिया है, क्रेडिट में लिया है। तो क्या चीज आपकी इंक्रीज होगी, आपने उधार पे इक्विपमेंट लिया है, क्या चीज इंक्रीज होगी। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी 110 से इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपके पास जो लाइबिलिटी हो जाएगी 2800 प्लस 110, आपकी लाइबिलिटी होगी 2910। आपकी लाइबिलिटी इज योर करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास है, ही बोर्ड एक्स्ट्रा स्टॉक बाय चेक 380। ही बोर्ड एक्स्ट्रा स्टॉक बाय चेक 380। स्टॉक आपने खरीदा है 380 का, तो आपका स्टॉक क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। तो आपका स्टॉक हो जाएगा 8100 प्लस 380। तो आपकी स्टॉक करंट एसेट है, आपने सिंपल लिख दिया करंट एसेट। अब आपने स्टॉक लिया है, पेमेंट आपने किए थ्रू चेक, तो मैं किसको डिक्रीज करूं, कैश को डिक्रीज करूं या बैंक को। बैंक। बैंक 380। अब आपकी बैंक की वैल्यू पहले 9100 था, 380 में से कम हो गए, तो आपके पास बैंक की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट एंट्री है, ही पेड क्रेडिटर बाय चेक। क्रेडिटर को पेमेंट की है 1150। तो क्रेडिटर हमारे पास कितना है, 2800 है, उसमें 1110 प्लस हुआ था। ठीक है। अब आप क्रेडिटर को पेमेंट करने जा रहे हैं। जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 1150। तो क्रेडिटर 1150 क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एक दफा क्रेडिटर इंक्रीज हुआ था और दूसरी दफा क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है।
तो आप उसको माइनस कर देंगे जो डिक्रीज हुआ है। मीन एक दफा इंक्रीज हुआ दूसरी दफा डिक्रीज हुआ, तो आपके पास कैडेटा की वैल्यू आ गई 1760। आपने कैडेटा को पेमेंट किए है 1150 थ्रू चेक, तो आपके पास बैंक की वैल्यू क्या हो जाएगी? बैंक इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डेटा बैंक क्या हो जाएगा? सर समझ नहीं आई। हाँ, आपने कैडेटा को पेमेंट दिए बाय चेक 1150, आपने उधार वापसी किया है। आपके पास जो लोन था वो आपने वापसी कर दी। जब आपने लोन वापसी किया तो आपके पास लोन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पहले आपके पास लोन था 2800, फिर आपने 110 का इक्विपमेंट लिया तो आपका लोन इंक्रीज हो गया। फिर आपने 1150 का लोन वापसी किया तो लोन डिक्रीज हो गया, और ये आपके पास टोटल लोन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर अब आपको ये कॉम्प्लेक्स हो गया। अब आप देखें लोन को, आपके पास लोन था 2800, ओरिजिनल वैल्यू 110 का आपने इक्विपमेंट परचेज किया था, तो लोन की वैल्यू 110 इंक्रीज हो गई। एंड देन 1150 आपने लोन वापसी कर दिया, तो इसकी जो बैलेंस वैल्यू आई है मीन इसमें आपने प्लस किया एंड 1150 माइनस किया, तो लोन की वैल्यू आ गई 1760। ये लोन समझ में आया? क्रेडिटर समझ में आया कि 1760 कहाँ से आया? जी सर। अब आपने क्रेडिटर को जब आपने वापसी दिए तो आपने थ्रू चेक दिया, तो आपके पास बैंक की वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। आपके पास बैंक पहले कितना था? ओरिजिनल बैंक की वैल्यू कितनी थी? 91 है सर। 9100 थी। और आपने 380 दिया, किसको दिया था जरा देखें। आपने 380 का स्टॉक लिया था, अब आप 1150 दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। अब आप जो 1150 दे रहे हैं तो मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, पहले मैंने 380 दिया और फिर प्लस 1150, तो ये बैंक से जो टोटल माइनस हुआ है 1530 हुआ है। इसको दोबारा देखिएगा। आपने 380 का स्टॉक ऑफ गुड्स की वजह से बैंक में पैसे गए, डिक्रीज हुए, एंड 1150 जो आपके पास डिक्रीज हुए हैं वो बैंक में आपके डिक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ उधार आपने वापसी किया है। तो टोटल जो आपके पास बैंक में वैल्यू डिक्रीज हुई 1530, और अब आपके पास बैंक में रखे पैसे रखे हुए हैं 7570। समझ में आया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आया मैं इसको रिपीट कर दूं? सर आ गया सर। आ गया। नेक्स्ट आपके पास है डेटर पे हिल्ड 640 बाय चेक, सॉरी बाय कैश। डेटर ने आपको 640 दिए, आपको अकाउंट से पर पैसे मिलने थे तो उन्होंने आपको 640 दिए लेकिन बाय कैश दिए। तो सबसे पहले तो मैं कैश को इंक्रीज कर लेता हूँ, कितने पैसे दिए हैं? डेट सॉरी, डेटर पेड 600 बाय चेक एंड 90 बाय कैश। डेटर ने आपको पैसे दिए, सबसे पहले उसने जो आपको जो पैसे दिए 640 बाय चेक एंड 90 बाय कैश। तो आपके पास बताइए उसमें क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा? उसमें काफी चीजें हैं, पहले डेटर को बताइए, डेटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? एक डेटर जो आपके पास पहले था, डेटर आपके पास था 4050, आपके पास डेटर था, तो डेटर ने आपको जो पैसे दिए हैं वो उन्होंने आपको दिए हैं 640 बाय चेक एंड 90 बाय कैश। बताइए डेटर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? जी बेटा। डेटा इंक्रीज फिर होगा आई कि थिंक डिक्रीज डिक्रीज होगा? होगा। डिक्रीज होगा ना। डिक्रीज होगा। तो टोटल कितना डिक्रीज होगा? 640 प्लस 90, टोटल कितना डिक्रीज होगा? ये बता दें, मैं इनको प्लस कर दें 640 एंड 90 कितना हो जाएगा? 730। हाँ, डेटा डिक्रीज होगा हमारे पास 640 प्लस 90, 730 डिक्रीज होगा। तो डेटा की वैल्यू थी 40 माइनस 730, ये आपके पास आ जाए। अब फर्दर बैंक में कैश में पैसे आए हैं, कैश इंक्रीज हुआ 90, कैश की वैल्यू आपके पास थी 195 प्लस 90, ये आपके पास कैश की वैल्यू हो गई। अब बैंक में पैसे आए हैं कि गए हैं?
डेटर ने आपको 640 का चेक दिया और 90 का कैश दिया, तो 640 का जो चेक मिला है उसको मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा? कैश में। गुड, तो ये भी कैश में ही आएगा। तो कैश में जो आपके पास जो वैल्यू आएगी 90 प्लस 640, तो अब आपके पास कैश की वैल्यू आ गई 925। थोड़ा सा जल्दी करो क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है। ही पुट इन 1500 इनटू बिजनेस, 1300 बाय चेक एंड 200 बाय कैश। अब ये एक्स्ट्रा बिजनेस में पुट इन, जब वो बिजनेस में एक्स्ट्रा पुट इन करता है तो ये आपके पास क्या चीज कहलाती है? इसने बिजनेस में पुट इन किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जब आप बिजनेस में कोई चीज एक्स्ट्रा पुट इन करते हैं वो क्या कहलाती है? कैपिटल। कैपिटल। तो कैपिटल की पहले कितनी वैल्यू, अब इशू है कि कैपिटल की वैल्यू हमें पहले से नहीं दी हुई, तो कैपिटल की वैल्यू किस तरह आएगी? कैपिटल क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। तो जितने भी एसेट हैं इनको मैं प्लस करता जाता हूँ। दिस, ये एसेट है, ये एसेट है प्लस, डेटर एसेट है प्लस, स्टॉक और गुड एसेट है प्लस, कार एसेट है प्लस, इक्विपमेंट एसेट है प्लस, एंड माइनस लायबिलिटी। तो ये पर इनिशियल कैपिटल की वैल्यू आ गई 32145। अब एक्स्ट्रा कितना कैपिटल पुटअप हुआ है? एक्स्ट्रा कैपिटल पुटअप हुआ है 1500। ठीक है, तो मीन कैपिटल की वैल्यू हमारे पास सिंपल इंक्रीज हो गई, कैपिटल हमारे पास इंक्रीज हुआ 1500 और कैपिटल की वैल्यू आपके पास आ गई दिस प्लस 1500। कैपिटल इंक्रीज हो गया। दूसरा उसके इम्पैक्ट है, आप जो कैपिटल इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज इसका हुआ है 1300 बाय चेक एंड 200 इन कैश। अब इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि इसने जो है बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं, तो हम ये दोनों उसको कैश में लिख लेते हैं, तो कैश आपको इंक्रीज हो जाएगा 1500। आपके पास पहले से कैश 730 इंक्रीज हो चुका है, प्लस 1500 फर्दर आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास कैश की वैल्यू ये आ गई। गॉट इट? अब उसकी सिंपल बैलेंस शीट बनानी है, जो मैं कहूंगा कि आपने खुद से ट्राई करनी है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। फिक्स एसेट है आपके पास कार, स्टॉक ऑफ गुड करंट एसेट है, डेटर आपके पास करंट एसेट है, कैश आपके पास करंट एसेट है, एंड कैपिटल इज कैपिटल। सिंपल